यस सर, कर लिया था सर। आज हम बात करेंगे, कल मैंने आपको ये बता दिया था कि कौन सी क्लासेस चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं और कौन सी अनचेक्ड, बट डिफरेंस कुछ नहीं बताया था। और इंटरव्यू में काफी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चेक्ड एक्सेप्शन एंड अ अनचेक्ड एक्सेप्शन। लिखो पहला डिफरेंस लिखो कि चेक्ड एक्सेप्शंस आर नोन टू कंपाइलर। checked exceptions are known to compiler. ठीक, इसका मतलब ये है कि चेक्ड एक्सेप्शन के नाम की पूरी एक लिस्ट कंपाइलर को दी जाती है। क्यों दी जाती है अभी मैंने ये डिस्कशन आपके साथ नहीं किया है, बट हमारे कंपाइलर के पास जो भी चेक्ड एक्सेप्शन क्लासेस हैं उनकी एक लिस्ट मौजूद है। इसी में लिखो, बट अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर नॉट नोन टू कंपाइलर। But unchecked exceptions are not known to compiler. Unchecked exceptions are not known to compiler। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो लिखिए, in case of checked exception, in case of checked exception, compiler in case of checked exception, compiler forces the programmer, in case of checked exception, compiler forces the programmer to put the handle. To put the handle. ठीक, but in case of unchecked exception, but in case of unchecked exception, compiler does not do this. But in case of unchecked exception, compiler does not do this। अब इसका मतलब क्या है इसे देखो बेटा। अगर आप ऐसा कोई भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं बेटे जिससे कि रन टाइम पे एक चेक्ड एक्सेप्शन आने का खतरा है, तो कंपाइलर को पता लग जाता है और कंपाइलर कहता है कि जब तक ये फंक्शन आप हैंडलर के अंदर से कॉल नहीं करोगे मैं इसे कंपाइल होने नहीं दूंगा। हैंडलर होता है ट्राई कैच, जो आज हम बहुत अच्छे से लगाना सीखने वाले भी है। हैंडलर का मतलब है ट्राई एंड कैच। गॉट इट? तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमने एक फंक्शन लिखा system डॉट इन डॉट रीड। ठीक, थ्रू दिस फंक्शन हम यूजर से एक कैरेक्टर लेते हैं।
ठीक, और इस फंक्शन से आईओ एक्सेप्शन आने का खतरा होता है, और आईओ होती है चेक्ड। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे ही लिखेंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा। जब तक आप इसे ट्राई कैच में नहीं लिख देते बेटे, तब तक कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल होने नहीं देता है। ठीक, तो इस फंक्शन से चेक्ड एक्सेप्शन आने का खतरा है, क्योंकि इससे आईओ एक्सेप्शन आ सकती है, वो है चेक ना। अगर मैं लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, ये भी हमने फंक्शन बहुत यूज किया है बेटे। एक से हम इनपुट ले रहे हैं, एक से आउटपुट दे रहे हैं, तो इससे भी आईओ एक्सेप्शन आने का खतरा है। बट इसके केस में तो हमें कंपाइलर फोर्स कभी नहीं करता कि आप इसे हैंडलर में लिखिए, आप इसे ट्राई कैच में लिखिए। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। एक से आप इनपुट ले रहे हैं बेटे, एक से आप आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं, दोनों से आईओ एक्सेप्शन आने का खतरा है, आईओ एक्सेप्शन चेक होती है। तो कंपाइलर एक फंक्शन के केस में तो आपको फोर्स करता है कि जब तक आप उसे हैंडलर में नहीं लिखोगे तब तक मैं कंपाइल नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर कायदे में तो प्रिंटलन के केस में भी फोर्स करना चाहिए था, बट ये प्रिंटलन के केस में फोर्स नहीं करता। सो आखिरकार बेटे कंपाइलर को ये कैसे पता लगता होगा कि उसे कौन से फंक्शन से चेक एक्सेप्शन आने का खतरा है, और अगर वो फंक्शन हैंडलर में नहीं लिखा है तो मुझे एरर देनी है। बेटा 5000 से ज्यादा क्लासेस हैं, हर क्लास में एवरेज अगर 10 फंक्शन भी लगाएं तो मोर देन 50,000 फंक्शंस हैं। क्या कंपाइलर को सारे फंक्शंस के नाम याद होंगे जिनसे चेक एक्सेप्शन आने का खतरा है? वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। How a compiler will come to know, okay, this particular function can throw checked exception at runtime. I should check whether it is called within a handler or not. ठीक, तो अगर हैंडलर में कॉल किया है तो कंपाइल कर देगा, नहीं किया तो फोर्स करेगा प्लीज कॉल कीजिए। ये कैसे कंपाइलर पता लगाता होगा? ठीक, तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक, आप सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, जब भी आप बेटा किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो, तो कंपाइलर उसका एक एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस चेक करने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास में जाता है। अब ये फंक्शन भी किसी ना किसी क्लास में डिफाइन होगा। सो लेट अस सपोज ये रहा, ये रीड फंक्शन, ये किसी क्लास में डिफाइन है। तो जैसे ही आपने इस रीड को कॉल किया तो कंपाइलर फिर उस क्लास में आया, उसने पहले इसका एग्जैक्ट मैच चेक किया, मिल गया, उसकी यूनिकनेस चेक करी, मिल गई। जब कंपाइलर को एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस मिल जाती है फंक्शन की, तब वो चेक करता है कि फंक्शन के बाहर थ्रोस कीवर्ड लिखा या नहीं, और थ्रोस कीवर्ड के सामने हमेशा किसी ना किसी एक्सेप्शन का नाम होता है। ठीक है, सो आई रिपीट, जैसे ही आपने कोई फंक्शन कॉल किया, कंपाइलर उस फंक्शन का एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस चेक करने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास में गया। जब कंपाइलर को एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस मिल जाते हैं, ठीक, फिर कंपाइलर चेक करता है कि उस फंक्शन के बाहर थ्रोस कीवर्ड लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो उसके सामने एक्सेप्शन क्लास का नाम जरूर होगा, उसे वहां से फैच कर लेगा। फिर कंपाइलर को जो लिस्ट दी गई थी चेक एक्सेप्शन की, उस एक्सेप्शन को उस लिस्ट में सर्च करेगा। अगर वो उस लिस्ट में मिल गई तो इसका मतलब वो चेक्ड है, और जब वो चेक्ड है तब जाके चेक करेगा ऊपर कि ये फंक्शन हैंडलर में लिखा है या नहीं। अगर हैंडलर में लिखा है तो कंपाइल कर देगा, नहीं लिखा है तो एरर देगा। अभी मैंने थ्रोस कीवर्ड नहीं पढ़ाया, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा ये, ठीक, याद रखना। और अगर इसके आगे आप किसी अनचेक्ड एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं बेटे, तो वो तो फिर उसकी लिस्ट में मिलेगी ही नहीं, और वो कभी फोर्स नहीं करेगा हैंडल लगाने की। तो अगर आप भी बेटे अपना कोई फंक्शन बना दो और उसके बाहर थ्रोस और चेक एक्सेप्शन का नाम लिख दो, तो कंपाइलर आपके फंक्शन के लिए भी फोर्स करेगा कि जहां भी ये यूज होगा आपको हैंडल लगाना ही पड़ेगा। ठीक, अभी मैंने ये डिस्कशन नहीं किया चेक्ड अनचेक्ड में क्यों कैटेगराइज किया गया, क्यों लिस्ट की गई, क्यों फोर्स कराया जाता है, ये सब डिस्कस नहीं किया। अभी सब तो मैं डिफरेंस बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही बता रहा हूं। अब अगर हम प्रिंटलन मेथड की बात करें तो उसके बाहर थ्रोस कीवर्ड ही नहीं लिखा हुआ, कोई एक्सेप्शन का नाम ही नहीं है। यही एक रीजन है कि वो प्रिंटलन के लिए कभी भी फोर्स करता ही नहीं।
सो इस तरह से कंपाइलर को पता लग जाता है कि मुझे कौन से फंक्शन के लिए यूजर को फोर्स करना है, प्रोग्रामर को हैंडलर लगाने के लिए, और कौन से के लिए फोर्स नहीं करना। गॉट इट। अब आता है इनके बीच में डिफरेंस कि यार ये कैटेगराइजेशन क्यों किया गया, ये लिस्ट कंपाइलर को क्यों दी गई, ये फोर्स क्यों कराया जाता है। अब ये समझाता हूं और फिर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको हैंडलर लगाना सिखाएंगे अच्छे से। गॉट इट। चलो देखें। सी, आप सब जानते हैं हमारा जावा का प्रोग्राम चलता है अंडर द बाउंड्री ऑफ जेवीएम। ये हमारा जेवीएम हो गया। इसके अंदर हमने जावा प्रोग्राम लिख लिया। ठीक। अब जब हमारा जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, सो अगर कोई अबनॉर्मल कंडीशन आती है, if the abnormal condition is occurring within a boundary of JVM, तो वो जितनी भी abnormal conditions हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने वाली जो एक्सेप्शन क्लासेस हैं उन्हें अनचेक्ड कहा जाता है, उनके ऊपर कोई चेकिंग नहीं लगवाई जाती। ठीक, जितनी भी abnormal कंडीशन आपकी कहा आती हैं विद इन अ बाउंड्री ऑफ जेवीएम जो अकर होती हैं, विद इन अ बाउंड्री ऑफ जेवीएम, उन सब अबनॉर्मल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने वाली जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस बनाई गई हैं बेटे, उन्हें हम अनचेक कहते हैं। बट अक्सर हमारा जावा का प्रोग्राम सर्टेन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए जेवीएम की बाउंड्री के बाहर जाता है। जैसे सबसे बड़ा रिसोर्स जिसे एक्सेस करने के लिए हमारा जावा का प्रोग्राम जेवीएम की बाउंड्री के बाहर जाएगा, वो है डेटाबेस, या कोई फाइल से डेटा उठाना हो, ये सब तो जेवीएम की बाउंड्री के बाहर ही मिलेंगी। और यहां जा सकता है, यहां भी जा सकता है हमारा जावा का प्रोग्राम। अब जाएगा तो किसी ना किसी फंक्शन के थ्रू, लेटर सपोज डेटाबेस से मुझे कोई रिकॉर्ड लेके आना है, तो जेडीबीसी में कोई फंक्शन है जिसके अंदर हम क्वेरी पास करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इज इक्वल टू 1001। अब जब ये क्वेरी लेके वहां गया, वहां जाके देखा 101 नाम का कोई आईडी नहीं है, या ये किसी फाइल को रीडने यहाँ गया और पता लगा इस नाम की तो कोई फाइल ही नहीं है, तो होगा क्या, जब जेवीएम की बाउंड्री के बाहर एक्सेप्शन आएगी तो फिर जावा के प्रोग्राम के टर्मिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते थे। क्योंकि अगर अबनॉर्मल कंडीशन बाहर अगर होती है, अंदर तो जेवीएम हैंडल कर लेगा, लेकिन आउटसाइड द जेवीएम अगर होगी तो फिर क्या किया जाए। ठीक, तो ऐसी एक्सेप्शन, ऐसी अबनॉर्मल कंडीशन विच आर अकरिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ जेवीएम, ऐसी जितनी भी अबनॉर्मल कंडीशंस है जो जेवीएम की बाउंड्री के बाहर अकर होती हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने वाली क्लासेस को चेक्ड एक्सेप्शन कहा गया और उनसे कंपाइलर से चेकिंग लगवाई गई, सो दैट जो फंक्शन जेवीएम की बाउंड्री के बाहर जा रहा है उसे फोर्सली हैंडलर में लगवा दिया जाए। अगर जाके बाहर कोई प्रॉब्लम हुई है तो हैंडल लगा हुआ है, वो एक्सेप्शन पकड़ी जाएगी और जावा का प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी हालत में जावा का प्रोग्राम रन टाइम पे ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो किसी भी रन टाइम एरर की वजह से। तो विद इन अ बाउंड्री ऑफ जेवीएम तो संभाल लेगा, लेकिन अगर अबनॉर्मल कंडीशन बाहर किसी रिसोर्सेज को एक्सेस करने पे आती है और वो फंक्शनल हैंडलर में नहीं लिखा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा फोर्स करो प्रोग्रामर को, फोर्स करो भाई, वो सारे फंक्शन जो जेवीएम की बाउंड्री के बाहर लेके जाएंगे उन्हें फोर्स करो बेटा हैंडलर में लगा, जिससे बाहर जाके कोई प्रॉब्लम आए ट्राई कैच लगा होगा, वो उसे पकड़ लेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट होने से बच जाता है।
तो जो abnormal कंडीशन जेवीएम की बाउंड्री से बाहर आती है उन्हें चेक कहते हैं, विच आर अकरिंग विद इन अ जेवीएम उन्हें अनचेक्ड। अब फोर्स कराना था तो फिर वो सारी एक्सेप्शन जो जेवीएम की बाउंड्री के बाहर आ सकती थी उनकी लिस्ट दी गई, कंपाइलर से चेक किया, चेक कर कंपाइल टाइम पे कि ये फंक्शन ये एक्सेप्शन फोर्स करता है या नहीं करता है। अगर ये करता है तो इसे फोर्स कर, क्योंकि ये सब जेवीएम की बाउंड्री के बाहर आती है, उसे पहले ही लिस्ट दे दी। अब तू जो भी फंक्शन जेवीएम कॉल करेगा या कंपाइलर चेक कर ले कि इससे इनमें से कोई एक्सेप्शन आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये जेवीएम की बाउंड्री के बाहर आती है। उनने पहले लिस्ट कंपाइलर को दे दिया, कंपाइलर से कहा चेक कर भाई किसी भी फंक्शन को कंपाइल करते वक्त क्या ये फंक्शन जो लिस्ट तुझे दिया इनमें से कोई एक्सेप्शन थ्रोज करता है नहीं करता। अगर ये बाउंड्री के बाहर जा रहा है तो अगर करता है तो फोर्स कर ले, हैंडल लगा ले। ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिकॉशनरी। जैसे मैंने आपसे कहा कि बाहर बादल गड़गड़ा रहे हैं, बहुत तेज बिजली चमक रही है, बादल गड़गड़ कर रहे हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो मम्मा ने कहा प्रिकॉशनली अम्ब्रेला अपने पास रख लो, जिससे बाहर जाओगे तो अम्ब्रेला खोलोगे तो बच जाओगे अगर बारिश आ गई तो। लेकिन आप घर के अंदर ही बैठे हैं अम्ब्रेला लगा के, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक, तो बाउंड्री के बाहर जाते हैं तब चेकिंग की जाती है। जैसे 26 जनवरी, अगर हम 15 अगस्त की बात करें तो एक दिन पहले दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं। ठीक, अब दिल्ली के बॉर्डर से आप बाहर जाओगे या बॉर्डर से अंदर आओगे तो चेकिंग की जाएगी। हाँ, 15 अगस्त वाले दिन आप पूरी दिल्ली में घूमते रहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बॉर्डर से एंट्री मारोगे तो चेकिंग होगी। वही चेक हो रहा है बेटा। कंपाइल टाइम पे कुछ एक्सेप्शन की चेकिंग कराई गई है। रीजन था क्योंकि वो आउटसाइड द जेवीएम आती है। ठीक, तो जो जो फंक्शन उन्हें थ्रो कर सकते हैं उन्हें कहा भैया तू हैंडलर में लगवा इन्हें, जिससे कभी आ भी जाए तो हैंडलर लगा होगा, वो पकड़ लेगा और प्रोग्राम आउटसाइड द जेवीएम जाके भी टर्मिनेट नहीं हुआ। घर वाला तो हम संभाल लेंगे भाई, विद इन अ बाउंड्री तो हम संभाल लेंगे, बट व्हाट अबाउट आउटसाइड द जेवीएम। इसीलिए कैटेगराइज किया गया चेक्ड एंड अनचेक्ड। ठीक, सो अब मैंने आपका एक्सेप्शंस का बेस तैयार कर दिया है, तो अब मैं आपको लगाना चाहूंगा डिफरेंट तरीके से ये हैंडलर, क्योंकि एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी जेवीएम की, उसे थ्रो करने की जिम्मेदारी जेवीएम की, उसमें मैसेज डालने की जिम्मेदारी हमें। तो हैंडल लगा के सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को कैच करना है, मैसेज निकालना है, प्रिंट कराना है और अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर लेना। उसी हैंडलर को हम कहते हैं ट्राई एंड कैच। तो सबसे पहले मैं जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं। उस प्रोग्राम के अंदर मैं जानबूझ के हैंडलर नहीं लगाऊंगा और एक अबनॉर्मल कंडीशन पैदा करूंगा। तो जेवीएम अपना पूरा काम करेगा, वो उस अबनॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाली एक्सेप्शन क्लास का प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाएगा। दैट मींस उस अबनॉर्मल कंडीशन को हैंडल कर लेगा और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को हमारे प्रोग्राम की तरफ थ्रो करेगा। ठीक, और हम उससे हमने हैंडलर तो लगाया नहीं होगा, और मैंने कहा था अगर आपने हैंडलर नहीं लगाया है तो वो यू टर्न लेके वापस जेवीएम के पास जाता है। जेवीएम के पास डिफॉल्ट हैंडलर होगा, वो उसे कैच करेगा, इसमें से मैसेज निकालेगा और आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ठीक, तो फिलहाल अभी हम टर्मिनेट होते हुए दिखाएंगे और उसके बाद हैंडल लगा के आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से बचा लेंगे, जिससे कि आपको हैंडलर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी सेम सिनेरियो के। गॉट इट? चलो देखते हैं। नाउ सी बेटा, देखो मैंने अपना एक प्रोग्राम बनाया है, मेन फंक्शन इसके अंदर है और
यहाँ पे हमने लिखा 10/0। जैसे हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, यहीं पर इसी लाइन पे एक अबनॉर्मल कंडीशन अकर हो जाएगी। जैसे ही अबनॉर्मल कंडीशन अकर होगी, जेवीएम एक्टिवेट हो जाएगा। वो उस अबनॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके अंदर प्रॉपर मैसेज डालेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट को हमारे प्रोग्राम की तरफ थ्रो कर देगा। बट हमने तो कोई हैंडल लगाया ही नहीं है, तो वो यू टर्न लेके वापस जेवीएम के पास जाएगा। जेवीएम का डिफॉल्ट हैंडलर उसे कैच कर लेगा, उसमें से मैसेज निकालेगा, उसे बकायदा प्रिंट भी कराएगा, बट जाते जाते हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर। ठीक, तो इस छोटे से प्रोग्राम से हमें एक छोटी सी शिक्षा प्राप्त होती है, और वो छोटी सी शिक्षा ये है कि जिस भी लाइन पे एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है, अगर वो एक्सेप्शन पकड़ी नहीं गई तो आपका प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम लाइन से टर्मिनेट हो जाता है। वो उसी लाइन से फिर टर्मिनेट हो जाएगा, आगे की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसा आप देख सकते हैं मेरे मैसेज में लिखा हुआ है, दिस विल नॉट बी प्रिंटेड, this will not be printed। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। और मैं चाहता हूं कि इसी सेम सिनेरियो में नीचे दिखाओ दिस विल बी प्रिंटेड, ये नॉट हट जाए, बकायदा अब नॉर्मल कंडीशन भी आए, जीमेल से प्रॉपर हैंडल भी करे, और हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो अपने मेन मेथड की आखिरी लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद। यहाँ तो बीच में टर्मिनेट हो गया, एक अब नॉर्मल कंडीशन आ गई। ठीक, तो जेवीएम ने तो अपना सारा काम किया, बट हमने हैंडलर नहीं लगाया था, इसी वजह से ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं इसी प्रोग्राम में हैंडल लगा के आपको प्रोग्राम के टर्मिनेशन को रोक के दिखाता हूँ। अब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा नॉर्मली आफ्टर प्रिंटिंग अ मैसेज, दिस विल बी प्रिंट। ठीक, अब सुनिए जावा के रूल्स। जावा ये कहता है, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट या फंक्शन से आने वाली एक्सेप्शन को पकड़ना चाहते हैं या पकड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, जब तक आप उन स्टेटमेंट या फंक्शंस को एक पर्टिकुलर ब्लॉक में नहीं लिखेंगे, तब तक आप उनसे आने वाली एक्सेप्शन को पकड़ना तो दूर, पकड़ने की आप कोशिश भी नहीं कर सकते। और उस ब्लॉक को हम कहते हैं ट्राई ब्लॉक। ठीक, तो अगर आप किसी भी स्टेटमेंट या फंक्शन से आने वाली एक्सेप्शंस को पकड़ना चाहते हैं, कैच करना चाहते हैं, तो आपको वो सारे स्टेटमेंट एक ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखने पड़ेंगे। जो भी स्टेटमेंट आउटसाइड द ट्राई ब्लॉक है, अगर उससे कोई एक्सेप्शन जनरेट होगी तो वो पकड़ी नहीं जाएगी और आपका प्रोग्राम उसी लाइन से टर्मिनेट हो जाता है। इसीलिए आपका प्रोग्रामर डर के मारे एक भी स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के बाहर लिखता ही नहीं। उसे पता है, एक भी स्टेटमेंट अगर ट्राई ब्लॉक के बाहर लिख दिया और इसी से कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गई, तो मेरा प्रोग्राम फिर रन टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, तो एक छोटा सा रूल लिखिए कि ऑल दोज लाइंस all those lines which can generate all those lines which can generate some kind of exceptions at runtime must be written in a try block। must be written in a try block। ठीक, वो सारी लाइनें जो रन टाइम पे किसी भी टाइप की कोई भी एक्सेप्शन
एक्सेप्शन जनरेट कर सकती हैं, जब तक आप उन्हें ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखोगे उनसे आने वाली एक्सेप्शन को पकड़ना तो बहुत दूर की बात, आप पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकते। ठीक, अब इस ब्लॉक का मतलब है ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस, और इस ब्लॉक का नाम दिया गया है ट्राई ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का नाम ट्राई क्यों दिया? इसमें जेवीएम ये कहता है, जावा ये कहता है कि आपसे ट्राई ब्लॉक में स्टेटमेंट को लिखवा के इनसे आने वाली एक्सेप्शंस को हम पकड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये मत सोचना कि अगर आपने ट्राई ब्लॉक में स्टेटमेंट लिख दिए तो उनसे आने वाली एक्सेप्शन हमेशा पकड़ी जाएंगी। पकड़ी जा भी सकती है, नहीं भी, बट एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। बट आउटसाइड द ट्राई ब्लॉक तो आप कोशिश भी नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे तो सक्सेस भी मिलेगी। तो यही पढ़ाने का मेरा पर्पस ये है कि आप इस गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं कि अगर आपने अपने सारे स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक में लिख दिए हैं देन उनसे आने वाली एक्सेप्शन हमेशा पकड़ी ही जाएगी। नो, इट कैन बी कॉट, इट कैन नॉट बी कॉट, इट डिपेंड्स, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर। ये देखिए हमने क्लास 10 बनाई, ये रहा मेन, ये रहा हमारा ट्राई ब्लॉक, और इसके अंदर लिख दिया इंटीजर x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 0 SOP x। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट से अगर कोई भी एक्सेप्शन जरूरत आती है तो एटलीस्ट हम उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी ट्राई ब्लॉक से आने वाली एक्सेप्शन को पकड़ने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको उस ट्राई ब्लॉक को इमीडिएटली फॉलो करता हुआ एक कैच ब्लॉक लगाना होगा। क्या लगाना होगा? एक कैच ब्लॉक। और उस कैच ब्लॉक के पेरेंथेसिस के अंदर एग्जैक्टली उसी एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करना होगा जिसका ऑब्जेक्ट यहां से आने का खतरा है। ठीक है साहब, आप तो जानते हैं बेटा, यहां से ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा एक्सेप्शन क्लास का। यार ऑब्जेक्ट थोड़ा ना भागता है, भागता तो रेफरेंस आईडी है। ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक बफर है, एक मेमोरी एरिया है, दैट्स इट। ये रेंज में ट्रैवल कौन करता है? वो तो सिर्फ रेफरेंस आईडी है। और रेफरेंस आईडी सिर्फ और सिर्फ किसमें कैच किया जाता है? रेफरेंस वेरिएबल में। और अगर आपने रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करना है तो आपको क्लास का नाम मालूम होना चाहिए। बस यहीं से आपकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो जाती है। आपको अपने स्टेटमेंट को देखते हुए ये प्रिडिक्ट करना होगा, ये गेस करना होगा कि मेरे स्टेटमेंट से कौन सी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट आ सकता है, सो दैट आप एग्जैक्टली उसी का यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन कर सको। क्योंकि अगर आप गलती से भी 0.1% भी मिस्टेक हो गई और आप किसी और क्लास का रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन कर गए, एक्सेप्शन किसी अदर क्लास की आ गई, तो आपका प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि फिर वो यूटर्न लेके जेवीएम के पास चला जाएगा और जेवीएम मैसेज को प्रिंट करा के प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। तभी तो मैं आपसे कह रहा था बेटा कि ट्राई ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखने के बाद एक्सेप्शन पकड़ी जा भी सकती है, नहीं भी, दोनों ही बात। अब कौन सी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है ये जजमेंट आप ही को करना होगा। यू आर द प्रोग्रामर, यू आर राइटिंग द स्टेटमेंट। तो अपने स्टेटमेंट को जज करना पड़ेगा आपको। उसे ध्यान में रखते हुए आपको कैच ब्लॉक के पेरेंथेसिस में एग्जैक्टली उसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करना होगा जिसका ऑब्जेक्ट इस ट्राई ब्लॉक से आ सकता है। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? यार हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, हम कोई रामदेव बाबा जी तो है नहीं जो पेट हिला हिला के 20,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करने का। टैलेंटेड मैन है कि नहीं साहब? आदमी अपने दम पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। चलो खैर, फिलहाल हम भी कोई अंतर्यामी बाबा नहीं है जो हर बार प्रेडिक्शन बिल्कुल सही करेंगे अपने स्टेटमेंट को देखते हुए। तो हमसे गलती होगी तो आपका प्रोग्राम इमीडिएटली टर्मिनेट भी हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो इसका भी एक सोल्यूशन है कि अगर आपकी प्रेडिक्शन खराब हो जाती है
उसके बावजूद भी आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो कि आप ऑब्जेक्ट किसी और का निकल आया, रेफरेंस वेरिएबल आपने किसी और का डिफाइन किया हुआ था, ठीक, उसके बावजूद भी आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं। बट जब तक मैं वो तरीका नहीं बता देता तब तक अगर आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हुई तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, ये श्योर है। ठीक है साहब, अब मैंने यहाँ पे देखा, मैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मेरे इस स्टेटमेंट से अर्थमेटिक एक्सेप्शन आने का खतरा ज्यादा है, इसलिए मैंने कैच ब्लॉक में अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन कर दिया। एई का मतलब अर्थमेटिक एक्सेप्शन। जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा नाम देख लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर किसी भी लाइन पे एक्सेप्शन आ जाती है और कैच ब्लॉक उसे कैच कर लेता है तो वो सारे स्टेटमेंट जो उस लाइन और कैच ब्लॉक के बीच में आए हैं जिसके ऊपर एक्सेप्शन जनरेट हुई थी वो सारे के सारे स्किप हो जाते हैं। लेट अस सपोज आपने ट्राई ब्लॉक में 100 लाइंस लिखी थी बेटे और उसके बाद कैच ब्लॉक लगाया था और वेरी फर्स्ट लाइन पर ही एक्सेप्शन आ गई तो, और ये एक्सेप्शन नीचे कैच भी हो गई, तो जो रिमेनिंग 99 लाइंस हैं वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक, बाकी सब ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगे और सीधा कर्सर वहां से कैच ब्लॉक में एंट्री कर जाएगा, जैसा कि आप मेरे इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो एक प्यारा सा जल्दी से रूल लिखिए कि ऑल दोज लाइंस विल बी स्किप्ड, all those lines will be skipped which are coming, all those lines will be skipped which are coming between a line, which are coming between a line on which, between a line on which the exception is generated, between a line on which the exception is generated and a catch block, and a catch block. If the exception is caught by the catch block, if the exception is caught by the catch block, ठीक है साहब। अब ये सारी लाइन स्किप हो गई, सीधा यहां आ जाएगा। अब इसमें जो भी आपने स्टेटमेंट लिखे होंगे, अभी मैंने नहीं बताया इसमें क्या स्टेटमेंट लिखे हैं, उन सबको एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपका प्रोग्राम जस्ट आफ्टर द कैच ब्लॉक कंटिन्यू हो जाएगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा, दिस विल बी प्रिंटेड और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। याद रखना, एक्सेप्शन कैच होने के बाद कर्सर कभी भी उस लाइन पे वापस नहीं जाता है जिस पे एक्सेप्शन जनरेट हुई, और ना ही हमारे पास कोई तरीका है गो टू कि हम उसे वापस सेम लाइन पे ले जा सकते। After the catch block, your program will continue. If the exception is caught by the catch block, make it clear. ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? हमेशा प्रोग्राम जब भी कंटिन्यू होगा, कोई तरीका नहीं है, वी डोंट हैव एनी वेज टू रीच टू दैट लाइन अगेन ऑन विच द एक्सेप्शन इज जनरेटेड। हम उस लाइन पे दोबारा जा सकें जिसके ऊपर एक्सेप्शन जनरेट हुई थी, हम बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में हम वहां नहीं जाए। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट काइंड ऑफ ए स्टेटमेंट वी शुड राइट इन ए कैच ब्लॉक आफ्टर कैचिंग द एक्सेप्शन। किस टाइप के स्टेटमेंट हमें इस कैच ब्लॉक में लिखने चाहिए? ठीक, पहला रूल ये कहता है कि नेवर राइट दोज काइंड ऑफ ए स्टेटमेंट इन अ कैच ब्लॉक व्हिच कैन फर्दर जनरेट सम एक्सेप्शन। कभी भी ऐसे कोई कैलकुलेशन करने वाला कोड, ऐसा कोई कोड मत लिखो कैच ब्लॉक में
जिससे फर्दर एक्सेप्शन आने का खतरा हो। ठीक है जनाब, ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं लिखना चाहिए। नेवर राइट दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन अ कैच ब्लॉक व्हिच कैन फर्दर जनरेट एक्सेप्शन। अगर आपने ऐसे स्टेटमेंट लिख दिए, फिर आप एक्सेप्शन कैच करी, कैच ब्लॉक में ही एक्सेप्शन आ गई और आपका प्रोग्राम फिर करने लगा। भाई जब छोड़नी ही थी तो फिर पकड़ी क्यों? जब छोड़नी ही थी तो पकड़ी क्यों भाई? सीधी सी बात। ठीक, अब मैं बताता हूं कौन कौन से स्टेटमेंट लिखने चाहिए। अक्सर अगर आप नोट करेंगे बुक्स में भी, या टीचर इसके अंदर एक काम करते हैं, इसके अंदर अधिकतर एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा देते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है, जो भी टेक्निकल मैसेज इस ऑब्जेक्ट में जेवीएम ने डाला था वो प्रिंट हो जाता है। जबकि मैं मना करता हूं कि कभी भी आप ये टेक्निकल मैसेज यहाँ पे प्रिंट मत कराइए। ठीक है साहब, ये टेक्निकल मैसेज आप यहाँ पर प्रिंट मत कराइए। अब क्यों नहीं कराइए, इसके पीछे रीजन क्या है, चलो ये भी मैं समझा देता हूँ। इसको समझाने के लिए अक्सर मैं यहाँ पे एक शेर सुनाता हूँ। शेर लिखा मैंने है, रिटन बाय मी, नाउ इट इज गोइंग टू बी संग बाय मी ऑल्सो। इसी मैं ही गाने जा रहा हूँ, मैं ही इसे बोलने जा रहा हूँ। शेर कुछ इस तरीके से है, इरशाद तो बोलो। अरे भाई इरशाद इरशाद बोलो, इरशाद शेर सुनना इरशाद नहीं सुनना? इरशाद। अरे यार कैसे आदमी हो तुम, माहौल नहीं बनाओगे तो शेर कैसे निकलेगा? इरशाद चलिए इरशाद। साहब, शेर कुछ इस तरीके से है कि भाई देखो, मिठाई वाला अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, है ना दम, उसे पता है उसने क्या गंद मिलाया है, तो इसलिए वो वाह अपनी वाह। मिठाई कभी खुद नहीं खाएगा, है कि नहीं साहब? तो मिठाई वाला अपनी मिठाई खुद नहीं खाता और प्रोग्रामर अपना सॉफ्टवेयर खुद नहीं चलाता, है कि नहीं? फैक्ट दोनों, दोनों बात सच है ना। आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया होगा वो किसी एंड क्लाइंट के लिए, तो यूज तो वही करेगा। अब अगर आपने यहाँ टेक्निकल मैसेज प्रिंट करा दिया, आपके सॉफ्टवेयर में लेटर सपोज ये वैल्यू आप यूजर से ले रहे थे, आगे हम यूजर से भी लेंगे, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उससे बाई चांस गलती से 0 एंटर हो गया और अब आप उसको मैसेज दे रहे हो अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब वो बेचारा मत्था फोड़ रहा, भाई मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या पाप कर दिए जो इसमें मैसेज आ रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन? उसको क्यों प्रिंट कराते हो? यू आर द प्रोग्रामर, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट टेक्निकल मैसेज, सो व्हाई यू आर प्रिंटिंग दिस टेक्निकल मैसेज इन फ्रंट ऑफ एंड यूजर? उसको तो दे दो भाई, यहाँ पे कैच करने के बाद यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू, टेक केयर ऑफ नेक्स्ट टाइम। तो उसकी समझ में आ जाएगा ऊपर मैंने कोई गलत वैल्यू डाल दी थी, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा, कोई अप्रोप्रिएट मैसेज करूंगा। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं कि जो कैच ब्लॉक होता है इसके अंदर किन्हीं 3 में से एक टास्क परफॉर्म कर लो, कोई सी दोनों भी कर सकते हो और तीनों भी कर सकते हो। तो एक छोटा सा हेडिंग डालो, टास्क परफॉर्म्ड बाय, टास्क परफॉर्म्ड विद इन अ कैच ब्लॉक, टास्क परफॉर्म्ड विद इन अ कैच ब्लॉक। पहला नंबर 1, प्रिंट एप्रोप्रिएट मैसेजेस। नंबर 2, call any function as per the requirement. Call any function as per the requirement. ठीक, जैसे कोई क्लाइंट कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए सीधा लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर,
ठीक है, हम कैच ब्लॉक के अंदर सीधा लॉगिन पेज को शो करने वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, close all those resources close all those resources which you have opened in a try block. लेट अस सपोज आपने ट्राई ब्लॉक में एक डाटाबेस कनेक्शन बनाया, नेटवर्क कनेक्शन बनाया, फाइल से कनेक्शन बनाया, तो अब आपका प्रोग्राम ही जब खत्म हो गया बीच में, तो आप वो रिसोर्सेज को क्लोज कर। तो ये 3 टास्क आपको करनी चाहिए अपने कैच ब्लॉक के अंदर। तीनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, तीनों भी कर सकते हैं, बट कभी भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखने चाहिए ट्राई ब्लॉक के अंदर जिनसे फर्दर एक्सेप्शन जनरेट होने का खतरा हो। ठीक, तो इस तरीके से आपका ट्राई एंड कैच ब्लॉक काम करता है। अब नेक्स्ट रूल लिखो, नेवर राइट एनी स्टेटमेंट never write any statement between a try and catch block. Only spaces are allowed. Never write any statement between a try and catch block. कोई स्टेटमेंट अलाउड नहीं है, सिर्फ स्पेसेस अलाउड है। आप कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे तो ये इलीगल सिंटैक्स कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट रूल लिखो, ट्राई एंड कैच try and catch both are made for each other. Try and catch both are made for each other. Only couple entry, bachelors are not allowed. That means जो ट्राई एंड कैच है ये हमेशा पेयर में आएंगे बेटे। आप इंडिविजुअल ट्राई ब्लॉक लगाओगे उसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, या इंडिविजुअल कैच ब्लॉक लगाओगे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट्स अ सिंटैक्स एरर। ट्राई और कैच हमेशा पेयर में आते हैं। तो अभी मैंने अब आपको सिंपल सा एक तरीके से ट्राई कैच लगाना सिखाया। अब मैं आपको बहुत सारे तरीके से ट्राई कैच लगाना सिखाऊंगा। उसके बाद हम इसके अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, फाइनली ब्लॉक, फिर हम बताएंगे ऑटोमेटिक रिसोर्स हैंडलिंग, फिर थ्रो कीवर्ड, फिर थ्रोस कीवर्ड, फिर कस्टम एक्सेप्शन। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ पहले फेज में आए हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई एंड कैच को अप्लाई करना सीख रहे हैं, जिसमें से सिर्फ मैंने अभी आपको पहला तरीका डिस्कस करके दिखाया है। दैट्स इट। चलें और बहुत सारे तरीके से अब हम हैंडलर लगाना सीखते हैं।
सी, अब हमने अपने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करी है। फ्लेक्सिबल बनाने का मतलब अब इसमें एक्सेप्शन आ भी सकती है और नहीं। ठीक, अब मैंने ये नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाया है और इसके अंदर आज मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा मेन फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, इसकी क्या जरूरत है, मेन के अंदर स्ट्रिंग टाइप का एरे क्यों जाता है। देखो, होता क्या है, आप जब इस प्रोग्राम को नॉर्मली चलाओगे तो कुछ इस तरह से कॉल करो। मान लिया प्रोग्राम आपने सी ड्राइव पे बेटे रखा हुआ है ऐसे, और यहां आप लिखते हो जावा 10, और ऐसा करते ही जेवीएम आपकी क्लास का मेन मेथड कॉल करता है, और मेन के अंदर तो एक स्ट्रिंग टाइप का एरे जाता है। तो मेन मेथड इज कॉल्ड बाय द जेवीएम, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द जेवीएम to pass a string type array into this method while calling it. ये JVM की एक ड्यूटी बनती है। ठीक है, इस मेथड को कॉल करते वक्त इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना के पास करना, और वो बकायदा करता है। तो जब ऐसे आप नॉर्मली एक नॉर्मली ऐसे जावा के प्रोग्राम को चलाते हो तो JVM बैकग्राउंड में एक स्ट्रिंग टाइप का 0 लेंथ का एरे बनाता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग ठीक। आप ऐसे इनिशियलाइजेशन से भी 0 लेंथ का एरे बना सकते हैं, या आप ऐसे भी, डे टाइप तो कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक दिस। ठीक है, ऐसे भी 0 लेंथ का एरे बना। तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम क्या करता है, ठीक, एक स्ट्रिंग क्लास का 0 लेंथ का एरे बना के आपके मेन फंक्शन में पास कर देता है। अब ये तो हुआ पहला तरीका इस फंक्शन को कॉल करने का। अब चलते हैं दूसरे तरीके पे। अगर आपने इस क्लास को एग्जीक्यूट करते वक्त इसके सामने कुछ ऐसे डेटा पास कर दिया, तो इन्हें कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। दीज आर नोन एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक, तो हम ये रूल बनाते हैं कि जब आप जावा के प्रोग्राम को दो तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, विद कमांड लाइन आर्गुमेंट एंड विदाउट कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो पहला था विदाउट कमांड लाइन आर्गुमेंट, और अब हम चला रहे हैं विद कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो अगर आपने जावा के प्रोग्राम को विद कमांड लाइन आर्गुमेंट चलाया है, तो फिर जेवीएम अंदर से जितने भी आपने जो कमांड लाइन आर्गुमेंट दिए हैं, उन सब आर्गुमेंट का एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाएगा, लाइक दिस। और फिर इस एरे को पास करेगा मेन में। सो पहली वैल्यू आपको एस के 0 में मिल जाएगी, दूसरी एस के 1 में, एंड सो ऑन। ठीक, तो दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेन के अंदर आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, उनका मेन पर्पस होता है टू कैच द वैल्यू ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। इवन सी के अंदर भी मेन फंक्शन में दो आर्गुमेंट जाते हैं, एक होता है आर्गुमेंट काउंटर, एक होता है आर्गुमेंट वेक्टर। और उसका भी मेन पर्पस क्या होता है कि जब आप सी के प्रोग्राम को टॉस प्रॉम्प्ट से चलाएंगे तो वहां पे कुछ कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और इन्हें फिर मेन फंक्शन के थ्रू रिसीव किया जा सकता है। बट अब इनका कोई खास यूजेज नहीं रह गया है। जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं उसी में ये कॉन्सेप्ट रह गया, क्योंकि पुरानी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम अक्सर हम डॉस प्रॉम्प्ट से चलाया करते थे। जैसे अगर मैं आपकी टर्बो सी की बात करूं तो आप लोगों को कोई भी ये कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ाता ही नहीं, कोई सी में मेन फंक्शन पास करना सिखाता ही नहीं। लेकिन अगर आपने यूनिक्स पे, जैसे यूनिक्स या लाइनक्स पे सी पढ़ी है, तो वहां डॉलर प्रॉम्प्ट से हम हमेशा चलाते हैं, और वहां पे क्योंकि हमेशा कमांड प्रॉम्प्ट से चलती है तो वहां पे हम कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। मैंने सी लैंग्वेज सीखी थी यूनिक्स के ऊपर, इसलिए मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट बहुत अच्छे से यूज करना आते हैं। अब आप लोगों को पढ़ाए नहीं गए, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम सीधा एडिटर से चलेगा, डॉस प्रॉम्प्ट से कॉल ही नहीं करोगे, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कहां से करोगे। तो अब तो सारे सॉफ्टवेयर ही जीयूआई बेस्ड आ गए हैं, सबके सब डेस्कटॉप पे डबल क्लिक मारने से चलते हैं,
और डबल क्लिक मार के अगर आप चलाओगे तो फिर आप डॉस प्रॉम्प्ट से नहीं चलाओगे, डॉस प्रॉम्प्ट से नहीं चलाओगे तो फिर आप उसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट पास नहीं कर पाओगे। सो पुरानी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में आप देखेंगे उनके मेन मेथड में आर्गुमेंट जरूर जाते थे और उसका मेन पर्पस यही था टू एक्सेप्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट हम पास क्यों करते हैं? तो इसके पीछे आंसर दिया, इसका जो रीजन है वो ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी डेटा फिक्स नहीं करना चाहते, जिसे टेक्निकली हम कहते हैं हार्ड कोड करना नहीं चाहते हैं, उस डेटा को आप अपने प्रोग्राम को सप्लाई कर देते हैं वाया कमांड लाइन आर्गुमेंट, जिससे कि बार बार जब वो डेटा चेंज हो आपको अपने प्रोग्राम ना चेंज ना करना पड़े, बस बाहर से क्या चेंज कर दो, जो आएगा उसी पे काम करेंगे, जो आया उसी पे काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज मैंने आप बच्चों से कहा मेरे लिए एक प्रोग्राम बनाओ जो फाइल में नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ स्पेसेस मुझे काउंट करके बता दे। आपने प्रोग्राम बना दिया, एक फाइल ली मुझसे, उसका नाम दिया प्रोग्राम में, उसने रीड करके चला दिया। अब मैं रोज आपको एक नई फाइल दे देता हूँ, तो आपको रोज अपने प्रोग्राम में फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम का चेंज करेंगे तो बार बार आपको उसे कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस फाइल का नाम हम कमांड लाइन आर्गुमेंट में ले लें तो यूजर जो भी नाम देगा वो मुझे मेल में मिल जाएगा, बस उसी नाम की फाइल को मैं ओपन करूंगा और काम करता रहूंगा। तो जब भी इस प्रोग्राम को चलाएंगे बस सामने नई फाइल का नाम दे दो, ना तो कंपाइल करने की जरूरत ना इसमें कोई चेंज करने की जरूरत, क्योंकि ये डेटा है जो फिक्स नहीं है, जिसे हम हार्ड कोड करना नहीं चाहते, फिक्स नहीं करना चाहते, ये फ्लेक्सिबल है, यूजर से लेके ही उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करनी है। तो ऐसा कोई डेटा जो आप हार्ड कोड करना ना चाहते हो, फिक्स ना करना चाहते हो, बहुत सारा होता है, मेन्यू का नेम हो गए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारी क्लाइंट के हिसाब से वेरी कर सकती है। तो वो इंफॉर्मेशन अक्सर हम पहले कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के थ्रू यूजर से ले लिया करते थे और उन्हें अपने प्रोग्राम में यूज किया करते थे। ठीक है साहब, तो अब आपको मैं समझ में आ गया होगा कि मेन मेथड के अंदर ये स्ट्रिंग टाइप का एरे जाता है तो क्यों जाता है। अब मैं आपको 3 शानदार ये रूल लिखवा देता हूं, फिर इनको यहां अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा। अभी मैंने इसे अपने प्रोग्राम में यूज नहीं किया है इन कमांड लाइन आर्गुमेंट। लिखो, if you are executing a Java program without command line argument, if you are executing a Java program without command line argument, then JVM creates then JVM creates a string type array, then JVM creates a string type array of 0 length, then JVM creates a string type array of 0 length, then pass this array into the main function, then pass this array into the main function
दूसरा रूल लिखो, देखो, इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग अ जावा प्रोग्राम with command line arguments, if you are executing a Java program with command line arguments, then JVM creates, then JVM creates then JVM creates a string type array then JVM creates a string type array of those command line arguments then pass this array then pass this array into the main function, then pass this array into the main function as a argument. ठीक, तीसरा पॉइंट लिखो, इफ यू डू नॉट वांट टू हार्ड कोड if you do not want to hard code any data in your program, if you do not want to hard code any data in your program, then that data can be supplied, then that data can be supplied to your program as a command line arguments. As a command line argument. ठीक, अब मान लेते हैं फर्स्ट टाइम आपने अपनी जावा का प्रोग्राम चलाया बिना किसी कमांड लाइन आर्गुमेंट, तो इसने जीरो लेंथ का एरे बनाया और इसमें आ गया। अब हमारा मेन चलता है, आपने कहा 10 डिवाइड बाई एस डॉट लेंथ, तो 10 डिवाइड बाई 0 हो गया। 0 होते ही यहीं पर एक एक्सेप्शन जनरेट हो गई बेटा, ठीक है। अब वो सीधी आपने नीचे, वो थी ऑटोमेटिक एक्सेप्शन, वो नीचे आ गई, ना ये स्टेटमेंट चलेगा ना ये वाला ना ये वाला, और सीधी यहाँ पकड़ी गई और आपका प्रोग्राम आगे कंटिन्यू हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन सेकेंड टाइम जब आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो आपने उसके अंदर 2 कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर, तो जेवीएम ने इन दोनों कमांड लाइन आर्गुमेंट का एक एरे बना के इसमें पास किया, और इसमें 2 आ गए, तो आप एस डॉट लेंथ करोगे यानी कि 10 डिवाइड बाई 2, तो आंसर 5 आ गया, 5 प्रिंट हो गया। और यहाँ पर फिर एक इंटीजर टाइप का एरे बना जिसकी लेंथ थी 2, तो 2 का एरे बन गया, मगर आप उसका कौन सा इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो, 10 का। और जब आप किसी एरे का कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो फेंकता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन।
तो अब यहां जनरेट हो गई एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जबकि आपने कैच कर रखी थी अर्थमेटिक। तो एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक के वेरिएबल में कैच नहीं किया जा सकता। तो आपसे कैच छूट गया, वो जाएगा डिफॉल्ट हैंडलर के पास, वो इसे पकड़ेगा और फिर आपके प्रोग्राम को उसी लाइन से टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई हम ट्राई ब्लॉक के अंदर वैरायटी ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिनसे अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन आ सकती है, बट वी आर कैचिंग ओनली वन ऑफ देम। अगर एग्जैक्ट वही आती है तो प्रोग्राम टर्मिनेट होने से बच जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और आती है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है साहब, ये प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे थे कि यार या तो हम सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट लिखें, कोई और लिखते हैं, कोई और एक्सेप्शन आती है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो कॉन्सेप्ट लेके आए कैच का, और रूल बनाया कि यू कैन हैव मोर देन वन कैच ब्लॉक विद अ सिंगल ट्राई ब्लॉक। ठीक, तो अब आपको जो जो एक्सेप्शन आने का खतरा है, अब वो सारे के सारे कैच ब्लॉक लगा सकते हो लाइक दिस। ट्राई थोड़ा लगाना है बेटा, केवल कैच लगाना है। एक और कैच ब्लॉक, और इसमें दे दिया हमने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लाइक दिस। इस प्रोग्राम को हमने बंद कर दिया। ठीक, तो रूल क्या है कि आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा सकते हो, और जब आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाते हो तो एट ए टाइम केवल एक ही कैच ब्लॉक चलेगा, हमेशा याद रखना। और जब भी ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आएगी, पहले वो फर्स्ट वाले कैच ब्लॉक में कैच करने की कोशिश करेगा, फर्स्ट वाले के अंदर। अगर इसमें पकड़ा गया तो ठीक है, अगर इसमें नहीं पकड़ा जाता तो सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक, इस तरीके से हमारी कहानी होती है। गॉट इट? सो एट ए टाइम चलता एक ही कैच ब्लॉक है। तो पहला रूल लिखो, लिखो you can have more than one catch block. You can have more than one catch block with a single try block. You can have more than one catch block with a single try block. पहला रूल। Number two, if you are having more than one catch block, if you are having more than one catch block with a single try block, then at a time only a one catch block will be executed.
then at a time only a one catch block will be executed. चलता एक बार में एक ही है। ठीक, अब इंट्रो में आपसे ये भी पूछा जाएगा अगर एक साथ दो एक्सेप्शन आ गई तब क्या होगा, क्योंकि आपका कैच ब्लॉक तो एक बार में एक ही चल रहा है, दो आ गई तो फिर तो एक पकड़ी नहीं जाएगी और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता बेटे, कभी एक्सेप्ट मत करना। आपसे इंटरव्यू में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बना के पूछेगा, देख अब दो एक्सेप्शन आ रही है, अब क्या होगा। आपको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो साफ मना कर देना भाई, क्योंकि एक साथ दो एक्सेप्शन कभी अकर होंगी ही नहीं, तो ये सिनेरियो कभी आएगा ही नहीं। याद रखना, एक्सेप्शन जनरेट होती है इसलिए एट ए टाइम केवल एक ही कैच ब्लॉक चलता है और इन मल्टीपल कैच के बीच में भी सिर्फ स्पेसेस अलाउड हैं। अब इसमें अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है तो इसी में पकड़ी जाएगी, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, और अगर अर्थमेटिक नहीं आती, आती है एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, डिपेंड करता है आप अपने फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हो, तो इसमें पकड़ी जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। You can have any number of catch block with a single try block. आ गई हमारी बात समझ में? चलो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। लेट अस सपोज बेटे आपने एक ट्राई ब्लॉक के अंदर 25 स्टेटमेंट्स लिखे, 25, और आपने नोटिस किया कि माई ईच स्टेटमेंट इज कैपेबल टू जनरेट अ वन सेपरेट एक्सेप्शन। सो आपने विदाउट टेकिंग अ रिस्क 25 कैच ब्लॉक लगा दिए कि इनमें से अगर कोई सी भी आएगी तो वो पकड़ी जाएगी और एटलीस्ट मेरा प्रोग्राम रन टाइम पे टर्मिनेट नहीं होगा। और जब आपने अपने प्रोग्राम को चलाया तो आपकी किस्मत बहुत फूटी थी, है ना, किस्मत इतनी फूटी थी। अब किस्मत जब बहुत ज्यादा फूटी होती है तो आदमी ऊंट पे बैठा होता है और कुत्ता काट खा लेता है, बिल्कुल वही कहानी हुई। आपकी किस्मत इतनी फूटी थी कि 26वीं एक्सेप्शन आ गई, यानी कि 25-25 कैच ब्लॉक लगाने के बावजूद भी आप अपने प्रोग्राम के टर्मिनेशन को रोक नहीं पाए। ठीक, और ये प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि यार इतने सारे कैच लगा रहा हूं तब भी मेरा प्रोग्राम रन टाइम पे टर्मिनेट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन। तो ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हुआ करता था, तो इसी के सॉल्यूशन को निकाला प्रोग्रामर्स ने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया, प्रोग्रामर्स ने इसका एक सोल्यूशन निकाला और कहा आपको जितने कैच लगाने हैं लगाइए, उसके बाद सबसे लास्ट में जाके एक और कैच ब्लॉक लगाइए जिसमें आप एक एक्सेप्शन टाइप का वेरिएबल पास कर दीजिए, लाइक दिस। ठीक है साहब, और अब आपका प्रोग्राम अजर अमर हो जाएगा, ये अमृत पी लेगा और अब ये एक्सेप्शन की वजह से कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा ध्यान से सुनिए। अगर आपके प्रोग्राम में आती है अर्थमेटिक एक्सेप्शन तो वो पहले ही कैच ब्लॉक पे कैच हो जाएगी, ये दोनों स्किप हो जाएंगे। अगर आती है एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड तो इससे बचेगी, यहाँ पकड़ी जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये दोनों पहला और तीसरा स्किप हो जाएंगे। लेकिन इनके अलावा अगर कोई तीसरी एक्सेप्शन आ गई, अगर इनके अलावा कोई तीसरी एक्सेप्शन आ गई तो वो ना तो इसमें पकड़ी जाएगी ना इसमें, मगर इससे बच के नहीं जा सकती, ये बड़े पापा हैं, ये सारे एक्सेप्शन के बड़े पापा हैं, चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट में रखा जा सकता है। तो यहां उन्होंने अप कास्टिंग का फायदा उठाया, यहां पर एडवांटेज किसकी उठाई, अप कास्टिंग की अच्छे से एडवांटेज उठा ली। अब उसके अलावा कोई भी आएगी तो वो इसमें पकड़ी जाएगी क्योंकि ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस आर द चाइल्ड ऑफ एक्सेप्शन। तो अब हमारा प्रोग्राम कभी भी एक्सेप्शन की वजह से टर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए हम प्रोग्रामर जब भी ट्राई ब्लॉक लगाते हैं, कोई और ब्लॉक लगाएं ना लगाएं, एक्सेप्शन वाला जरूर लगाएंगे भाई, क्योंकि इसकी वजह से अब ये वही सॉल्यूशन है जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर बाई चांस आपकी प्रेडिक्शन खराब भी हो जाए तो भी आप अपने प्रोग्राम के टर्मिनेशन को बचा सकते हैं इसी एक्सेप्शन के ब्लॉक को लगा के। ठीक है, अब क्योंकि इस एक्सेप्शन के ब्लॉक के अंदर आप एक काम कर सकते हैं,
सारी की सारी एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये सबका पेरेंट है। तो फिर एक क्वेश्चन आया, हमें मल्टीपल कैच लगाने की जरूरत ही क्या है, हम एक सिंगल ही कैच ब्लॉक लगा देते हैं और उसमें एक्सेप्शन पास कर देते हैं, वही सबको पकड़ लेगा। यस, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं बेटे। ये लीजिए, अब आपको ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिमूव दैट्स इट। अब जो भी अर्थमेटिक आएगी तो भी पकड़ी जाएगी, इंडेक्स ऑफ बाउंड आएगी तो भी पकड़ी जाएगी, कोई और भी आएगी तो भी पकड़ी जाएगी। आप एक से भी लगा सकते हैं। अब आपको मल्टीपल लगाने का, और ये एक्सेप्शन वही प्रिंट होगी जो एग्जैक्टली आकर हुई होगी जब आप उसे प्रिंट कराएंगे। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मल्टीपल कैच की जरूरत क्या है? नहीं, मल्टीपल कैच की भी हमें जरूरत पड़ती है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर है रिक्वायरमेंट, अगर क्लाइंट चाहता है मुझे हर एक्सेप्शन पे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना है, तो आपको मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचती। वो चाहता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन आए तो ये टास्क परफॉर्म हो, एयर इंडेक्स ऑफ बाउंड आए तो डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो, तीसरी कोई आए तो अलग टास्क परफॉर्म। सो इन दैट केस हैव अ मल्टीपल कैच ब्लॉक विद अ सिंगल क्लाइंट। लेकिन इफ अ क्लाइंट वांट्स अ सेम टास्क ऑन ईच एक्सेप्शन, तो फिर क्यों बनाए? फिर तो हम एक ट्राई सिंगल एक कैच लगाएंगे एक्सेप्शन वाला, क्योंकि हर एक्सेप्शन पे वो कॉमन टास्क परफॉर्म करना चाहता है। तो फिर एक ही लगा दो, सबको उसमें पकड़ो और वो कॉमन टास्क परफॉर्म कर दो। तो इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट आपकी कैसी है। ठीक, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड। मल्टीपल कैच की भी जरूरत पड़ती है हमें और सिंगल वाले की जरूरत पड़ती है। बट हाँ, ये जरूर याद रखना, आप जब भी ट्राई ब्लॉक लगाएं, एक्सेप्शन वाला ब्लॉक जरूर लगाएं, जिससे कि आपका प्रोग्राम अब कभी भी एक्सेप्शन की वजह से एटलीस्ट टर्मिनेट नहीं होगा रन टाइम। गॉट इट? लेकिन अब मैं आपको एक और तरीका सिखाने जा रहा हूं। मैं सिंगल एक्सेप्शन ब्लॉक लगा के, सिंगल एक्सेप्शन ब्लॉक लगा के भी आपको अलग अलग एक्सेप्शंस पे अलग अलग टास्क परफॉर्म करके दिखाता हूं, जो जनरली हमें मल्टीपल कैच के थ्रू करनी चाहिए। वैसे अच्छा तरीका तो मल्टीपल कैच ही है, बट ये तरीका है तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। बट द बेस्ट यही है, इफ यू वांट टू परफॉर्म अ डिफरेंट डिफरेंट टास्क ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन, देन ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल कैच ब्लॉक. If you want to perform a common task on each exception, then go for single catch block. ठीक, अब मैं एक सिंगल कैच ब्लॉक लगा के अलग अलग एक्सेप्शन पे अलग अलग टास्क को आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। ये देखिए साहब, मैं यहाँ आपको एक ऑपरेटर पढ़ाना चाहता हूँ जावा का, इंस्टेंस ऑफ। इसके लेफ्ट साइड में हमेशा पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल आता है और राइट साइड में उसकी किसी चाइल्ड क्लास का नाम, और ये चेक करता है कि पेरेंट के अंदर क्या इस चाइल्ड का रेफरेंस है या नहीं है। तो ट्रू देगा, इफ में एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो फॉल्स, इफ में एंट्री नहीं मिलेगी। सो अगर यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई है और ई में कैच हो गई, तो चेक कर रहा है ई इज ए इंस्टेंस ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्या ई के अंदर अर्थमेटिक का ऑब्जेक्ट है? यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसमें आ जाएगा। या अगर यहाँ एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड आई है तो यहाँ पे आ जाएगा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पर आप एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड के हिसाब से भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
तो यहां पर मेरा पर्पस था आपको इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पढ़ाना। याद रखना इसके लेफ्ट साइड पे हमेशा पेरेंट का वेरिएबल आएगा और राइट साइड पे उसकी किसी ना किसी चाइल्ड क्लास का नाम आएगा। दो पैरेलल क्लासेस के बीच में आप इसे यूज नहीं कर सकते, ऑलवेज। ठीक है, बट इससे बेटर तरीका वही है, मल्टीपल कैच लगाओ, इससे कोड की रीडेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। बस मेरा तो पर्पस यहाँ पे ये था कि आपको इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पढ़ा दूं। ठीक है, अब एक और रूल आता है मल्टीपल कैच से रिलेटेड। अगर आप मल्टीपल कैच लगा रहे हैं एक ट्राई ब्लॉक के अंदर, लाइक दिस, ठीक, तो ये कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, क्योंकि रूल ये कहता है जब भी आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाएं तो वो चाइल्ड टू पेरेंट के ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। पहले वो वाली क्लास का कैच आए, वो एक्सेप्शन क्लास का जो सबसे छोटी है, फिर उसकी पेरेंट, फिर उसकी पेरेंट एंड सो ऑन। अब देखो बेटे, अगर यहाँ ये प्रोग्राम चला तो इसमें जो भी एक्सेप्शन आएगी वो पहले वाले ही कैच ब्लॉक में पकड़ी जाएगी। यहाँ पेरेंट आ गया तो ये दोनों तो कभी चलेंगे ही नहीं, ये तो अनरीचेबल कोड है भाई। सारा खाना पापा खा जाएंगे, बच्चों को तो कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं ना। तो पहले बच्चों को दो, फिर बाद में पापा खाना खाएं तो कहानी समझ में आती है। सो हमेशा याद रखना वो चाइल्ड टू पेरेंट के ऑर्डर में, पहले चाइल्ड एक्सेप्शन वाला कैच, फिर उसका पेरेंट, फिर उसका पेरेंट एंड सो ऑन। ऐसे हमारी कहानी चलती है। तो एक और रूल लिखो कि इफ यू आर हैविंग multiple catch block, if you are having multiple catch block with a single try block, if you are having multiple catch block with a single try block, then they must be written in child to parent order. In child to parent order. ठीक, अब हम आपको पढ़ाते हैं जेडीके 7 का एक नया फीचर। अब आप जेडीके 7 में हमें एक और तरीके से ट्राई और कैच लगाने की परमिशन दे दी। देखो जेडीके 6 तक क्या था, कुछ रूल ऐसा था, एक पे एक सब पे एक पे एक सब पे एक पे एक सब पे, मतलब आप एक एक्सेप्शन पे एक काम कर सकते थे या सारी एक्सेप्शन पे एक काम कर सकते थे। हर एक्सेप्शन पे अलग अलग काम करना है तो मल्टीपल कैच लगा दो, सारी एक्सेप्शन पे एक कॉमन टास्क परफॉर्म करनी है तो एक सिंगल कैच लगा दो। एक पे एक या सब पे, या तो हर एक्सेप्शन पे अलग अलग काम या सारी एक्सेप्शन पे एक कॉमन टास्क। लेकिन ऐसा नहीं था, मल्टीपल पर एक। मेरी रिक्वायरमेंट आई, मैं चाहता हूं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आए, इन दोनों में से अगर कोई भी एक्सेप्शन आए तो एक कॉमन टास्क परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक, हो सकता है तीसरी हो, मेरे पास नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इन तीनों में से कोई सी आए तो एक कॉमन टास्क परफॉर्म करना चाहता हूं। ठीक है, इसका एक ही तरीका है, तीनों के तीन कैच लगाओ और तीनों पे कॉमन टास्क परफॉर्म करो। या लगाने तो तीन ही कैच पड़ेंगे ना, काश एक सिंगल कैच से काम हो जाता। यस, तो जेडीके 1.7 से हमें परमिशन दे दी
एक से ज्यादा एक्सेप्शन क्लासेस को डिफाइन करने की सिंगल कैच ब्लॉक के अंदर। और आप जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस के नाम दोगे सिंगल कैच ब्लॉक में, उनमें से कोई भी आएगी तो हर बार यही कैच ब्लॉक चलेगा। ये फीचर हमें JDK 1.7 में दिया गया है। चलो जरा अब आपको इसे रन करके दिखाते हैं। ये देखो, पहली एक्सेप्शन क्लास का नाम, पाइप सिंबल, दूसरी का नाम और वेरिएबल, ऐसे पाइप तीसरा चौथा पांचवा जितनी मर्जी चाहे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए साहब, अब अगर हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं बेटे, अगर इसमें अर्थमेटिक आती है तो भी इसी के अंदर ही आ जाएगी, और अगर इसमें आती है एरेंड एक्सो बाउंड तो भी इसी में आएगी, और इन दोनों पे कॉमन टास्क परफॉर्म कर दिया ना, और कैच भी एक ही बार लगाना पड़ा, और यहाँ पे आप जितनी मर्जी चाहे एक्सेप्शन के नाम पास कर सकते हैं सिंगल कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक, तो अगर आपने बहुत सारी एक्सेप्शंस पे कोई कॉमन टास्क परफॉर्म कर दी है तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये फीचर हमें JDK 1.6 से दिया गया है। ये फीचर हमें JDK 1.6 से दिया गया है। ठीक है साहब, लेकिन इसका भी एक रूल है, इसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने एक कैच ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन क्लास के नाम दिए हैं तो वो एक्सेप्शन क्लासेस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, उनमें कोई पेरेंट और चाइल्ड क्लास नहीं होगी, फिर दिक्कत आएगी, पहले पेरेंट आएगी या चाइल्ड आएगी। देन दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो एक और लिख लो रूल कि इफ यू आर हैविंग if you are having multiple exception class name, if you are having multiple exception class name, if you are having multiple exception class name in a single catch block, in a single catch block, then they must be parallel to each other. Then they must be parallel to each other. ठीक, तो वो एक दूसरे के पैरेलल में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फीचर आया था JDK 1.7 से। अभी मैं सिर्फ आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई कैच ही लगाना सिखाने जा रहा हूँ बेटा, अभी और भी तरीके से सिखाऊंगा, पहले जरा ये दोनों तरीके हम रन करके देख लें। ये देखो, हमने मेन के अंदर 10 डिवाइड बाई एस डॉट लेंथ कर दिया, एक्स को प्रिंट करा दिया, एरे बना लिया, और पहले मैं आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट वाला चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, और एक ही एक्सेप्शन है, आप देख सकते हैं, इसमें चेक कर रहा हूँ, अगर ये इंस्टेंस ऑफ अर्थमेटिक है तो इस वाले इफ में जाएगा, ए ही प्रिंट हो जाएगा, एर इंडेक्स ऑफ बाउंड है तो इस वाले इफ में जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो एक ही, आप देख सकते हैं, मैं एक ही कैच ब्लॉक लगा के अलग अलग एक्सेप्शन पे आपको अलग अलग टास्क परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ठीक, और कमांड लाइन आर्गुमेंट वाला भी ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। चलो पहले इसे चलाते हैं, न्यू एक्सेप्शन को।
और दोनों ही केस में वो सिंगल एक्सेप्शन ब्लॉक में जाएगा। मैं विदाउट कमांड लाइन आर्गुमेंट, तो कौन सी आई, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, डिवाइड बाई 0 चला गया ए वाले इसके अंदर। और अगर मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर दूं, अब क्या दिखा रहा है, 5, वो तो प्रिंट होना ही था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अब किस में चला गया, वो दूसरे वाले इसके अंदर। मतलब दोनों एक्सेप्शन पे गया तो इसी कैच ब्लॉक के अंदर, और अंदर जाके मैंने चेक कर लिया, अगर अर्थमेटिक आई है तो ये वाला इफ, और अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आई है तो ये वाला है। चल रहा है बढ़िया तरीके से, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे से। सिमिलरली अब ये वाला प्रोग्राम देखो, अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी तो भी इसी इफ में आएगा, तभी तो भी इसी कैच में जाएगा, और एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड आएगी तो भी इसी में आएगा। देख रहे हैं आप, और यहाँ प्रिंट करा दिया, जो भी आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, साथ में जा जा जा, दोनों केस में जा जा आया, मतलब दोनों केस में इसमें एंट्री मारी। आप एरर भी कैच कर सकते हैं। एरर और एक्सेप्शन क्लासेस एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं बेटे, तो आप इनको ऊपर नीचे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले एक्सेप्शन आ जाए पहले एरर आ जाए। इवन आप थ्रोएबल भी लगा सकते हैं कैच में, ये सबसे बड़ी पापा है। और देखो चाइल्ड टू पेरेंट है, पहले चाइल्ड आई है फिर पेरेंट आया, लेकिन कुछ इंटरव्यू में बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पास कर देते हैं। ऑब्जेक्ट तो सबसे टॉपमोस्ट क्लास है, जो अलाउड नहीं है, एरर है। कैच ब्लॉक में किसी ना किसी सिर्फ एक्सेप्शन क्लास का नाम आ सकता है, तो या तो वो थ्रोएबल खुद हो या उसकी कोई चाइल्ड हो, उसके अलावा किसी भी क्लास का नाम अगर आप कैच ब्लॉक में दोगे, इट्स अ कंपाइलेशन। ठीक है, तो ये अक्सर थ्रोएबल लोग बाग लिखते नहीं है, फिर मैंने बता दिया कि थ्रोएबल भी लिखा जा सकता है, एरर भी कैच की जा सकती है, इवन एक्सेप्शन भी कैच की जा सकती है। गॉट इट, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। अब जरा इसे चला के देखते हैं। अर्थमेटिक आएगी तो भी इसी कैच में एंट्री करेगा, और अगर एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड आएगी तो भी इसी कैच में एंट्री कर जाएगा। विदाउट कमांड लाइन आ रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जा जा जा, उसी कैच में गया। अब कमांड आर्गुमेंट पास कर दिए, अभी भी देखो जा जा आ रहा है, यानी कि दोनों ही एक्सेप्शन के केस में वो एक ही कैच ब्लॉक में एंट्री कर रहा है। ठीक है साहब, तो अभी मैंने आपको कुछ तरीके से एक सिंपल ट्राई एंड कैच लगाना सिखाया, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच की कहानी आपको अच्छे से समझाई, साथ साथ एक्सेप्शन ब्लॉक की कहानी, प्लस JDK 7 का फीचर। अभी कल हम और तरीके से पहले ट्राई एंड